तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 2 सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर जो हम पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 1 हो गया था। थ्योरेटिकल फॉर्म में पार्ट नंबर 1 हमारा गया था, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 2, इसमें भी थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल मतलब जो फॉर्मूले हैं कुछ हद तक लिख ले। ठीक है, कोशिश करते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। चलो, तो आज हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो सूचकांकों का महत्व एवं उपयोगिता, यानी वो क्यों उपयोगी है, कहां कहां वो यूजफुल है, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हेडिंग डाल लीजिए, सूचकांकों का महत्व एवं उपयोगिता। क्लियर? चलिए हेडिंग डालिए आप। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूचकांकों के द्वारा समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन, किसमें? कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति, क्या बोल सकते हैं? मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। तो उसने बोला सबसे पहले वाली लाइन में कि सूचकांकों के द्वारा, सूचकांकों यानी इंडेक्स नंबर्स के द्वारा आप कीमत में होने वाले परिवर्तनों को माप सकते हो, ये लिख लो। या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति, यानी उस रुपए में, उस 10 रुपए में आप कितना खरीद सकते हो। पहले 10 में ज्यादा सामान आता था, अब कम आता है। तो मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो कीमत स्तर में परिवर्तन को मापा जा सकता है और मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में, मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। ठीक है ना। पेपर आने वाले हैं आपके, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, इसके द्वारा सरकार अपनी मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। ये आपने ये होती है ना, आपने सुनी होगी मॉनेटरी, एक तो ये पॉलिसी होती है, एक आपकी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मतलब राजकोषीय नीति, और ये होती है मुद्रा मौद्रिक नीति, यानी मुद्रा से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। और सरकार की आय और व्यय से, यानी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो सरकार की जो आय और व्यय से, अभी इतना समझ लो बहुत आपके लिए, सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति कहलाती है, और मुद्रा से संबंधित नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। तो जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति है उसका निर्धारण करती है। तो ये जो सूचकांक है, इसके द्वारा सरकार क्या करती है, अपनी मौद्रिक नीति जो है, जो राजकोषीय नीति है, उसका निर्धारण करती है और देश के आर्थिक विकास के लिए ठोस यानी मजबूत कदम उठाती है। तो ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, इसकी सहायता से विभिन्न घटनाओं में होने वाले परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक यानी पहले क्या था अब क्या, तो तुलनात्मक अध्ययन आप क्या इसका कर सकते हो। तो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 4, इसकी सहायता से जीवन स्तर में परिवर्तन, जीवन स्तर में, समाज में, देश में जो जीवन स्तर में परिवर्तन आ रहा है वो, या विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, जो आयात निर्यात संबंधी जानकारी है, इससे आप ले सकते हो। इससे आप उसका क्या, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। या उत्पादन संबंधी जानकारी चाहिए हो, ठीक है ना, उसमें आपको क्या देखना है कि बढ़ रहा है घट रहा है, सब कुछ देखना है, तो यहां हो गया। या देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति, यानी इस टाइम पे देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, आदि, यहाँ पे आदि लिखना भूल गया था, आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें वैसे तो इसकी सहायता से देश में जो जीवन स्तर, समाज में जीवन स्तर में परिवर्तन जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेकार हो रहा है, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, आयात निर्यात से रिलेटेड जो भी है डेटा आपको देखना है, ठीक है। उत्पादन संबंधी जानकारी को एनालाइज करना है, देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है और आगे उनके लिए नीतियां बनानी है, निर्णय लेने हैं। तो उसमें क्या है, सूचकांक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लियर हो गया। राष्ट्रीय आय के समायोजन, समायोजन मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी ये राष्ट्रीय आय के एडजस्टमेंट में क्या करता है, मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एडजस्टिंग नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को एडजस्ट करने में भी क्या करता है, मदद करता है। आप जब क्लास 12th में आओगे, ठीक है, अगली क्लास में जो अगले साल जब आप आने वाले हो, ठीक है ना, जो अभी 11th में 12th में आ जाओगे, तो राष्ट्रीय आय आप 2 तरह से पढ़ोगे। राष्ट्रीय आय किसमें, एक तो वास्तविक राष्ट्रीय आय पढ़ोगे, ठीक, कौन सी पढ़ोगे, एक तो वास्तविक पढ़ोगे, मौद्रिक पढ़ोगे, ठीक है ना, चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। तो चालू कीमत और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को निकालना, तो इसी से तो निकालेंगे ना। चालू मतलब करंट ईयर की जो कीमत है उस पर राष्ट्रीय आय को निकालना, और स्थिर मतलब आधार वर्ष। तो ये आधार वर्ष, ये सब तो यही तो है, सूचकांकी के बेस पे तो निकालोगे। तो इससे राष्ट्रीय आय के जो फॉर एडजस्टिंग नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय के समायोजन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और लास्ट है, इसकी सहायता से वर्तमान स्थिति का ही ज्ञान नहीं बल्कि भावी, भावी मतलब होता भविष्य, भावी मतलब
भविष्य से संबंधित, ठीक है, उसका भी अनुमान, भविष्य का भी अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्य भावी प्रवृत्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पे क्या स्थिति होने वाली है उसका अनुमान। तो हमारे ये कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट कि सूचकांकों के द्वारा कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन और मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके द्वारा सरकार अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है ताकि देश के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम अपना सके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, इसकी सहायता से जो विभिन्न घटनाओं में परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4, जो देश में या समाज में जीवन स्तर में जो परिवर्तन आ रहा है, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, देश के आर्थिक जो देश में जो वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब का ज्ञान यहीं से प्राप्त हो जाएगा आपको 4, ठीक है। अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो और उनको तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय के समायोजन में सहायक है कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी, आधार वर्ष पे कैसे निकलेगी, सब में हेल्पफुल है ये, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी सहायता से वर्तमान स्थिति का ही नहीं, बिल्कुल जबकि भावी स्थिति का भी पता चल जाता, तो वर्तमान का तो हेल्पफुल है ही है, साथ में भविष्य के लिए भी हेल्पफुल है। तो 6 पॉइंट हो गए, सबको यहीं पे याद हो गया होगा, ठीक है। 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने, चलो फटाफट से इसे लिख दीजिए। तो आगे देखते हैं, अब हमारे पास जो है सूचकांकों की सीमाएं अगला है हमारे क्या है, सूचकांकों की सीमाएं क्या होती है, इंडेक्स नंबर की हमें सीमाएं देखनी है, ठीक है। तो पहला देखो क्या है इसमें, सूचकांकों का दुरुपयोग जो है वो संभव है, ठीक है। इसका दुरुपयोग क्या है, संभव है। इसके अनुसार यदि आधार वर्ष का गलत चुनाव हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधार वर्ष का गलत चुनाव हुआ, यानी आपने जो बेस ईयर लिया है वो गलत लिया है, या भार देने में दोष हुआ, यानी आपने जो वेट दिए है वो गलत दिए है, ठीक है ना, या आपने सही सूत्र ना लगाया हो, आपने जो सही सूत्र लगाना था आपने वो नहीं लगाया है, तो जो परिणाम है वो क्या निकल सकते हैं, गलत निकल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो उसने बोला सूचकांकों का दुरुपयोग संभव है। इसके अनुसार यदि आपने आधार वर्ष का जो है चुनाव गलत किया, नंबर 2 भार देने में दोष लिया, मतलब गलत भार दिया आपने, या फिर कोई ढंग का सूत्र नहीं लगाया, तो हो सकता है आपका जो परिणाम निकले, आपके जो आंसर्स निकले वो क्या हो सकते हैं, गलत आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, गलत आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला भी। उसका सेकंड पॉइंट देखो, उसमें लिखा है इनकी सहायता से, यानी सूचकांकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सूचकांकों के जो आधार होते हैं ना, जो बेस होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप जो इंडिया का सूचकांक जो आप लगा रहे हो वो वहां नहीं लगा सकते, ठीक है। सबका अलग अलग अपना बेस होता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग देश का अलग अलग सूचकांक होते हैं, ये बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से। तो यदि सूचकांकों में भार देने का, देखो यहाँ पे लिखा अधिकतर सूचकांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है। तो जो भार देना है, किसको 1 देना, किसको 2 देना, किसको 5 देना, किसको 6 देना, कुछ वैज्ञानिक नहीं है अधिकतर में। तो जिससे सूचकांकों जो परिणाम है वो भी क्या निकलते हैं, गलत निकलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, सूचकांकों का दुरुपयोग संभव है। इसके अनुसार यदि आधार वर्ष का आपने चुनाव गलत किया, नंबर 2 भार देने में गलती की, सही सूत्र नहीं लगाया, तो आपके परिणाम गलत निकल सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय तुलना इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि हर देश का जो आधार होता है ना, सूचकांकों का आधार वो अलग अलग होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय तुलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 नंबर 3 अधिकतर सूचकांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, ठीक है ना, जिससे सूचकांकों के जो परिणाम है वो गलत निकल सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, सूचकांक पूर्णतया सत्य नहीं होते हैं। ये पूर्णतया सत्य नहीं होते क्योंकि अनुमानित होते हैं, अनुमान, ठीक है। हम बेस ईयर से, यानी मान लो 2014 के में जो प्राइस थे उससे हम 2013-23 का आकलन कर रहे हैं, तो ऐसे भी अनुमान होता है। क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है। तो ये पूर्णतया सत्य नहीं होते। जैसे आपने मान लो आपको इकोनॉमिक्स में जो आपने पहले पेपर दिए उसमें मान लो आपके 80 में से सपोज करते हैं 60 नंबर आए, है ना, और इस बार जो है ना फिर आपके मान लो 65 आए, तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यार 60-65 हुए तो इसको 70 आ जाएंगे, बट क्या पता आपके 80 में से 80 आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं 80 में से 80 आ जाए या फिर 80 में 72 आ जाए, तो जरूरी है 5 का गैप हो, 7 का गैप हो सकता है, कम भी आ सकता है। तो ये सिर्फ एक अनुमान होता है, पूर्णतः सत्य नहीं होता। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट, यह सामान्यतः प्रतिदर्श मतलब याद है आपको क्या बताया था मैंने, सैंपलिंग, है ना, तो ये सैंपल की बात करता है, सैंपलिंग की बात करता है, तो ये सैंपलिंग पर आधारित होता है
है ना, क्योंकि सूचकांकों के निर्माण में प्रत्येक मद को शामिल नहीं किया जाता। मैंने पहले बताया था हर एक मद को ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उनके जैसे कुछ मदे ले लेते हैं, सारे मदे नहीं लेते। जब हमने पढ़ा था अभी सूचकांकों वाला चैप्टर का स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था मैंने, समस्याएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वहां पे बताया था मैंने, ठीक है ना। तो उसने बोला यह सामान्यतः क्या है, प्रतिदर्श यानी सैंपल पर आधारित होते हैं, सैंपलिंग पर आधारित होते हैं, ठीक है, क्योंकि सूचकांकों के निर्माण में हर मद को यानी प्रत्येक मद को शामिल नहीं किया जाता। क्लियर है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पांचवा। चलो ठीक है, तो पांचवा हो गया आपका ये। छठा, अधिकतर सूचकांक जो है थोक, थोक मतलब मैंने बताया था आपको होलसेल, होलसेल की बात करें तो होलसेल प्राइस पर निकाले जाते हैं। अधिकतर सूचकांक जो है होलसेल प्राइस पर निकाले जाते हैं, मगर वास्तविक जीवन में फुटकर, फुटकर मतलब मैंने बताया था आपको, फुटकर मतलब होता है रिटेल। वास्तविक जीवन में रिटेल प्राइस का अधिक महत्व होता है, इसलिए आप थोक देखो, ज्यादातर जो सूचकांक होते हैं वो थोक कीमतों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि हमारे आसपास देखोगे तो रिटेल शॉप ज्यादा है, तो रिटेल प्राइस का ज्यादा वो महत्व होता है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या, आप थोक पे निकालते हो तो जो आंसर है ना वो क्या निकलते हैं, कभी कभी जो परिणाम है क्या है, गलत निकल सकते हैं, गलत निकलते भी हैं, ठीक है ना। और फुटकर पे क्यों नहीं निकालते, क्योंकि यार ये अलग अलग टाइप के प्राइस चार्ज करते हैं। अब देखो एमआरपी मान लो 50 रुपए, तो कोई इसका 48 चार्ज करता है, कोई 47, कोई 50, कोई 49, इस टाइप से। तो ना फुटकर के जो प्राइसेस है उसको निकालना तो बहुत कठिन होता है, तो इसलिए वो थोक का यूज करते हैं। थोक से भी परिणाम क्या है, कई बार गलत निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे लिए जो बेस्ट है वो फुटकर होता है, बट फुटकर में करना काफी कठिन हो जाता है, तो बेचारे थोक पे चले जाते हैं और थोक से परिणाम एग्जैक्ट सही नहीं निकलते, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट, ये छठा पॉइंट था आपका, ठीक है, 6 पॉइंट। तो 6 शायद मैंने आपको अभी वो करवाए थे, महत्व करवा दिए, यानी उपयोगिता कहाँ कहाँ उपयोगी है वो, और ये मैंने बाकी 6 सीमाएं करवा दी। समझ में सब आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है, कि समझ में आ रहा है आप सबको ये। और लैंग्वेज भी आसानी है, इतना कुछ कठिन तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करें। तो अब आगे देखिए, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सूचकांकों के निर्माण की विधियां, यानी सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उनको निकाला कैसे जाता है। तो उसने बोला साधारण सूचकांक की रचना, पहले तो 2 है इसमें, साधारण सूचकांक की रचना जिसको अभारित विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभारित, जिसमें भार नहीं है, ठीक है। और दूसरा है भारित सूचकांक की रचना, जिसको भारित विधियां ही बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल वाला और वेटेड वाला, यानी साधारण सूचकांक और भारित सूचकांक। साधारण के अंदर 2 है, पहला सरल समूहीकरण विधि, सरल समूहीकरण विधि, और दूसरा है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, जिसको सरल मूल्यानुपात माध्य विधि भी कहते हैं, सरल मूल्यानुपात माध्य विधि कहते हैं। क्लियर है, तो एक सरल समीकरण विधि हो गया, एक सरल औसत मूल्य अनुपात विधि है, ठीक है ना। जबकि भारित के अंदर भी 2 है, भारित समीकरण विधि, सरल यहाँ पे सरल समीकरण विधि थी, या भारित समीकरण विधि है। फिर भारित औसत मूल्य अनुपात विधि, यानी वही यहाँ पे सरल औसत मूल्य अनुपात विधि थी, यहाँ भारित औसत सरल भारित औसत मूल्य अनुपात विधि है, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला था, इसको सरल मूल्य अनुपात विधि बोला था, नहीं माध्य विधि। यहाँ पे मूल्य अनुपात की भारित माध्य विधि, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे ऐसे बोल लो, भारित मूल्य अनुपात माध्य विधि, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं, और 2 के अंदर ना देखो 2 तरीके, 2 के अंदर 2 है, और हर किसी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो साधारण सूचकांक याद रखिए, साधारण सूचकांक कौन सा, जिसमें भार नहीं है, यानी इसको अभारित बोलते हैं, और दूसरा है भारित वाला। क्लियर है। साधारण के अंदर 2 बताए मैंने आपको, सरल समूहीकरण विधि, तो यहाँ पे क्या होगा फिर भारित समूहीकरण विधि, यहाँ पे सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, यहाँ पे भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। अब चाहे इसको सरल मूल्य अनुपात माध्य विधि बोलो, इसको भारित मूल्य अनुपात माध्य विधि बोलो, या फिर मूल्य अनुपात की भारित माध्य विधि, एक ही बात होता है, ठीक है ना। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, साधारण सूचकांक होता क्या है। पहले तो साधारण सूचकांक है क्या, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो ये वे सूचकांक है जिनमें सूचकांक के सभी मदों को, यानी जितने भी मद है उन सबको समान महत्व दिया जाता है। यहाँ पे भार वाला कोई सिस्टम नहीं है, यानी यहाँ पे किसको 1 किसको 2 इस टाइप का भार नहीं देंगे हम, ठीक है। सबको क्या मानेंगे हम, यहाँ पे समान मानेंगे, ठीक है ना। तो उसने बोला ये वे सूचकांक है जिनमें सूचकांक के सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है,
इसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर्स। जबकि दूसरा है भारित सूचकांक, जिसको कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। ये वे सूचकांक होते हैं जिनमें श्रृंखला की जो विभिन्न मदें हैं, अलग अलग मदें हैं, उनको उनके सापेक्ष महत्व यानी उनको उनके महत्व के अनुसार या महत्व के आधार पर विभिन्न भार दिए जाते हैं। किसको 1, किसको 2, किसको 3, किसको 4, किसको 5, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या था, सूचकांक के सभी मदों को समान महत्व देंगे, और यहाँ पे समान महत्व नहीं देते नीचे वाले में। इसमें विभिन्न मदों को अलग अलग उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है और उसके बेस पे क्या है फिर कैलकुलेट होता है, उसे कहते हैं भारित सूचकांक। क्या कहते हैं, भारित सूचकांक। देखो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा नोट डाउन करिए। तो ध्यान से आगे देखिए। अब सबसे पहले है सरल समूहीकरण विधि, यानी जो हमने जो साधारण विधि थी ना उसके अंदर के दोनों पढ़ने पहले, ठीक है। तो पहला कौन सा था, सरल समूहीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में कहता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। ध्यान से समझिए, 100 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया था, मगर परसेंटेज का साइन आंसर में नहीं लगेगा। एक चीज याद रखनी है। नंबर 2, उसको पढ़ते कैसे, उसको इस तरह से पढ़ा जाता है, यहाँ ऐसे करके, यानी पहले 1 है तो इसका मतलब ऊपर 1 रहा होगा, नीचे 0 है तो नीचे 0 आएगा। तो सिग्मा P1 अपॉन में P0, जो 0 है, ठीक है ना, ये आधार वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, आधार वर्ष को, नीचे वाला। और जो ऊपर वाला है वो चालू वर्ष को करता है। सपोज करो अगर ये यहाँ पे 1 2 होता तो फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा P2, यानी ऐसे पढ़ा जाता है ना, पहले 2 अपॉन पे सिग्मा P1। बात को समझो, ठीक है, समझ कुछ फॉर्मूला पढ़ने की समझ लो, ठीक है ना। मान लो ये ऐसे होता 2 3 होता तो ऊपर क्या आता, सिग्मा P3 अपॉन में सिग्मा P2 इंटू 100, यानी पहले इधर वाले को पढ़ना है फिर इधर वाले को पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूले को पढ़ना सीखे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे सिग्मा P01 निकालना, आपको कीमत सूचकांक निकालना, तो कैसे निकलेगा, सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। समझ में आ गया। जहां पे P1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्तमान वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग, यानी जो वर्तमान वर्ष में मूल्यों का योग बता रहा है, ये जो विभिन्न वस्तुएं उनके मूल्यों का योग। और जो P0 है वो क्या बता रहा है, आधार वर्ष में, ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग क्यों, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। और फिर ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा निम्न आंकड़ों से 2020 को आधार मान करके, आधार वर्ष मानिए बेस ईयर मान के, अगर ये नहीं भी लिखी होती लाइन तो भी पुराने वाले साल को आप बेस ईयर मानिए प्लीज, और जो नए वाले साल है उसको करंट ईयर मानिए, यानी चालू वर्ष, अभी का वर्ष, ठीक है ना। तो 2020 को आधार वर्ष मानते हुए 2022 का सूचकांक आपको निकालना, कौन सा सूचकांक, कीमत सूचकांक आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, उतार लीजिए, मैं इसको करने जा रहा हूं उसका, ठीक है ना, आंसर कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना, और मैं इसको आंसर कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो मैंने इस तरह से बना लिया इसको, जो 2020 से मैंने कहा था जो पुराना साल है उसको बेस ईयर मानिए, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं उधर वाले को, ये मेरा हो जाएगा P0 मान लेते हैं, और करंट ईयर वालों को 1, जो नया है सिर्फ 1, और ज्यादा नया है कोई तो 2, ठीक है ना। तो ये 2 हो गए आपके, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। आसान से फॉर्मूले, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सिग्मा P0 निकाल लेते हैं यहाँ, और यहाँ निकाल लेते हैं सिग्मा P1 निकाल लेते हैं, है ना। जोड़ो जरा, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 30, 930 हो गया ये। इसको जोड़े, 3 और 3 6, 7 8 9 10, ठीक है। तो 1060 आ रहा है, ठीक है। तो 1060 ही आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी टोटल करने में। फॉर्मूले में पुट करिए, सिग्मा P1 1060 अपॉन में 930 इंटू में 100, ये कट गया, ठीक है ना। इसको डिवाइड करिए, डिवाइड कितना है, ऊपर कितना आ गया 106, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 00 अपॉन में 93, है ना। तो इसको अगर आप क्या नाम है सॉल्व करते हो तो ये आ रहा है 113, इसने बोला डिवाइड करके आएगा 113, मैं ये से लिख रहा हूं, आप डिवाइड कर लीजिए चाहे तो। 113.97 कितना आ रहा है, 113.97 आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में था क्या, फिर भी एक बार मैं मोबाइल में चेक कर लेता हूं, जो निकाला है वो सही निकाला।
10600। आप प्लीज डिवाइड करें, आपको डिवाइड करना है इस क्लास में, मोबाइल वाली यूज नहीं आपके लिए। तो 133.97978 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 113.9, इसको आगे बढ़ा देता हूँ 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो 113.98 कर रहा हूँ मैं से। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये सिंपल, बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला था पी सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100। ये आपका डेटा था। हमने क्या करा, इसका टोटल क्या, इसका टोटल क्या, अपने अपनी जगह इनकी वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया। डन। चलो, तो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।